हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना रच रही है भारत को लेकर बहुत बड़ी साजिश। जी हां दोस्तों, भारत के जांबाज मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। बताएंगे क्या है बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर जर्मनी की नीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, जिसमें चीन को इन्होंने धोया और भारत का दिया साथ। बताएंगे क्या है जर्मनी की नीति, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत की समर्थक लिज ट्रस बनी यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री। बताएंगे आपको दोस्तों भारत के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, और साथ ही साथ आपको अर्शदीप से जुड़ी बड़ी खबर बताने वाले हैं, जहां पर अब उनके माता पिता मैदान में उतरे हैं दोस्तों और जवाब दिया है ट्रोलर्स को। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है दोस्तों, और अपनी भारतीय सेनाओं पर आपको पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना रच रही बहुत बड़ी साजिश। भारत के जांबाज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आने वाला मौसम बर्फबारी का है, और इस बर्फबारी से पहले ही पाकिस्तानी सेना ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में है दोस्तों, जिसके चलते पाकिस्तान और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग शिविरों को जम्मू कश्मीर की एलओसी के नजदीक शिफ्ट कर दिए गए हैं, ताकि सीमा पार घुसपैठ में तेजी लाई जा सके। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले आतंकी ट्रेनिंग कैंप को अधिकतर सुनसान इलाकों में रखा जाता था, लेकिन अब घाटी में आतंक का सफाया होता देख पाकिस्तानी सेना व आईएसआई जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द आतंकी भेजने की फिराक में है। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर ट्रेनिंग कैंप को पाकिस्तान और पीओके के गाँवों में शिफ्ट किया गया है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की एलओसी के नजदीक भारतीय क्षेत्रों जैसे कि गुरेज, नीलम घाटी, कील, उरी, चकोटी, गुलमर्ग, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर से ये ट्रेनिंग कैंप केवल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रखे गए हैं दोस्तों, ताकि मौका मिलते ही आतंकियों को इस तरफ धकेला जा सके। जी हाँ दोस्तों, इन इनपुट्स के बाद नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है दोस्तों। दिन रात सेना के छोटे छोटे दल नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने भी आतंकियों व आईएसआई की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए सीमाओं पर अलर्ट घोषित कर दिया है। एलओसी से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक सेना के जवानों ने देश की सुरक्षा और सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये तो रही साजिश को लेकर भारतीय सेनाओं के अलर्ट होने की खबर दोस्तों, लेकिन अभी जो एक और बड़ी खबर है, जहाँ शोपिया में एलओजी कैंप पर बड़ा हमला हुआ है दोस्तों। आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। बता दें दक्षिण कश्मीर के शोपिया में सोमवार को देर शाम आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई, और इसी बीच आतंकियों ने अनंतनाग में एसओजी कैंप पर हमला किया है दोस्तों। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस ने बताया है कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर शोपिया जिले के बस कुचन इलाके में पुलिस सेना तथा सीआरपीएफ ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां जर्मनी की नीति में बहुत बड़ा बदलाव, चीन को धोया भारत का दिया साथ। जी हां, एंजेला मार्केल के दौर में जर्मनी पूरी तरह से चीन के पाले में था, और कई मौकों पर जर्मनी ने चीन का साथ दिया था, जिसकी वजह से चीन ने दुनिया से अपनी धूर्तता को छिपाते हुए दोहरी चाल चली और तरक्की करता चला गया। लेकिन इसी चीन ने जब अमेरिका और यूरोप के साथ पूरी दुनिया को आंखें दिखानी शुरू कर दी, तब दुनिया को होश आया। लेकिन उस समय भी जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल चीन की अंधभक्त बनी रही और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करती रही दोस्तों। लेकिन जर्मनी में सत्ता बदलते ही जब ओलाफ शोल्ज ने कमान संभाली, तो जर्मनी के सुर बदल गए और ओलाफ ने खुले तौर पर चीन की आलोचना करनी शुरू कर दी। जो जर्मनी पहले चीन का अंधभक्त हुआ करता था, वही जर्मनी आज चीन का आलोचक हो गया है दोस्तों। हाल ही में जर्मनी के नए राजदूत भारत आकर चीन के खिलाफ बोले। जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि चीन द्वारा भारत की सीमा का अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इस पूरे घटनाक्रम से जर्मनी अवगत है। एकरमैन ने कहा है कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। ये बात बहुत अपमानजनक है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि जब से सत्ता बदली है जर्मनी में, यानी कि जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
पार्टी से अब संबंध रखते हैं। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं एंजेला मार्केल का अब पूरे तरीके से राज खत्म हो चुका है दोस्तों। अब वहां पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिससे ओलाफ शोल्ज संबंध रखते हैं। ऐसे में दोस्तों इस पार्टी के जर्मनी में आने से दोस्तों चीन की तरफ अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन जिस प्रकार से एंजेला मार्केल ने दोस्तों चीन का साथ दिया, हर मौके पर चीन को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों प्रोत्साहन दिया, ऐसे में एंजेला मार्केल के लिए आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि उनके होने से भारत को भी काफी नुकसान हुआ करता था दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर भारत की समर्थक लिज ट्रस बनी यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दी बधाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिज ट्रस को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने भारत ब्रिटेन संबंध को और अधिक मजबूत होने की आशा जताई है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन को कल यानी 5 सितंबर को नया प्रधानमंत्री मिल गया। 46 साल की लिज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक जी को हराकर बोरिस जॉनसन का नया उत्तराधिकारी बन गई है। दोस्तों इसका ऐलान भारतीय समय के अनुसार कल शाम 5 बजे हुआ। दक्षिणपंथी प्रत्याशी लिज बोरिस जॉनसन की जगह ले रही हैं। लिज ट्रस को ब्रिटेन की सियासत में फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। ब्रिटेन की नई पीएम ट्रस को उन वरिष्ठ ब्रिटिश राजनेताओं में शामिल है दोस्तों जिन्हें भारत ब्रिटेन के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया, लिज ट्रस को यूके के अगले पीएम चुने जाने के लिए बधाई। हमें विश्वास है कि आपके लिए यानी लिज ट्रस के नेतृत्व में भारत यूके की रणनीतिक साझेदारी व्यापक रूप से मजबूत होगी। आपको बता दें दोस्तों कि बोरिस जॉनसन के पद से हटने के पीएम पद के लिए लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच ये चुनाव हुआ था जिसमें ट्रस को जीत मिली है। दोस्तों लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास की तीसरी ऐसी महिला है जो प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों इससे पहले मार्गरेट थैचर और थेरेसा में ब्रिटेन में पीएम का पद संभाल चुकी है। आपको बता दें दोस्तों अब जब ये प्रधानमंत्री बन ही गई है दोस्तों, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत के साथ अब ब्रिटेन के कैसे संबंध होने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी की नवनिर्वाचित नेता और प्रधानमंत्री बनने वाली लिज ट्रस उन वरिष्ठ ब्रिटिश राजनेताओं में शामिल है जिन्हें भारत ब्रिटेन के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए जाना जाता है। लिज ट्रस ने पिछले साल भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने का कदम उठाया था, तब वो बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव के रूप में ट्रस ने पिछले साल मई में भारत यूके एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप यानी ईटीपी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने चल रहे मुक्त व्यापार समझौते यानी FATA वार्ता के शुरुआती बिंदु को चिन्हित किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों कि लिज ट्रस जो है वो भारत की हिमायती है और भारत के लिए काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत मूल के ब्रिटेन के पीएम के उम्मीदवार ऋषि सुनक जी दोस्तों हार चुके हैं, लेकिन उनके हारने को भी इतने आसान से हारने वाला हार नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि लिज ट्रस जी को 81,326 वोट मिले हैं दोस्तों, जबकि ऋषि सुनक जी को भी 60,399 वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों अगर वोटों का अंतर देखा जाए तो लगभग दोस्तों 20,000 का मात्र अंतर है। ऐसे में ऋषि सुनक ने अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों। ऐसे में जिस प्रकार से भारतीय मूल होने के नाते दोस्तों ये सेकंड आए हैं, ये भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। ऐसे में लिज ट्रस को कांग्रेचुलेशन। और ऋषि सुनक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं दोस्तों ऋषि सुनक जी को प्रोत्साहन देने के लिए आप लोग क्या कहते हैं। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ जहां पर पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को बहुत बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों। कहा अमेरिका से जुड़े आरोप द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के आरोपों पर बिफर गया पाकिस्तान। कहा ये संबंधों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। दरअसल आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार के इस दावे पर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई है। इस्लामाबाद ने इस आरोपों पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे दी है दोस्तों। पाकिस्तान ने कहा है कि तालिबान के इस तरह के आरोप दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक होंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 31 जुलाई को अफगानिस्तान में किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में अलकायदा नेता अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया गया था और इस घटना के लगभग 1 महीने बाद अफगान अंतरिम रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया था कि पाकिस्तान अमेरिका को युद्धग्रस्त देश के खिलाफ अपनी धरती से ड्रोन संचालित करने की अनुमति दे रहा है। उन्होंने अमेरिकी सेना पर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया था। जी हाँ दोस्तों, जिस पर पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए ये बात
बात कही है दोस्तों। एक और खबर की बात करें जहां पर मनोज पांडे को मिली नेपाल सेना के मानद जनरल की उपाधि दोस्तों। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया इनको सम्मानित। बता दे थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने सोमवार को काठमांडू में नेपाली थल सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नेपाली सेना को विभिन्न गैर घातक सैन्य उपकरण सौंपे। आपको बता दें कि जनरल मनोज पांडे जी रविवार को अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर नेपाल रवाना हुए थे दोस्तों। अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान वो देश के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। गौरतलब है कि अपनी इस यात्रा के दौरान जनरल मनोज पांडे जी नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात और चर्चा करेंगे। बता दें कि नेपाली पीएम के पास देश के रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है जनरल मनोज पांडे जी को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा सम्मानित किए जाने को लेकर दोस्तों इनको कांग्रेचुलेशन यानी बहुत बहुत बधाई। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ जहां पर तबीयत ठीक नहीं। शेख हसीना के साथ बांग्लादेशी विदेश मंत्री के भारत न आने पर बवाल अब दे रहे हैं ये कहकर सफाई। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन अस्वस्थ होने के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत नहीं गए। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया ने यह दावा किया है कि मोमेन के हालिया आपत्तिजनक बयानों को लेकर उन्हें अंतिम क्षण में प्रतिनिधिमंडल से हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंची हैं। इस दौरान वो बहुआयामी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भारत के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगी और जल प्रबंधन, रेलवे तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कम से कम 7 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगी दोस्तों। UNB वायर सर्विस ने 75 वर्षीय वरिष्ठ नेता के बारे में एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि वो यानी मोमेन अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री के साथ भारत नहीं गए। बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी ने कहा है कि कोविड-19 से जुड़े एहतियात के चलते प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करने वाले समूह से किसी को भी हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये सही कारण बताया जा रहा है दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से, या फिर कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं? जो भी आपको लगता हो जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। चलते हुए बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत से अपने लोगों को वापस बुलाएगा श्रीलंका। आखिर दोस्तों कितने शरणार्थियों को भारत ने दिया है आश्रय? आपको बता दें श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के पद संभालने के बाद हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में श्रीलंकाई सरकार ने भारत से शरणार्थियों को वापस लाने के लिए समिति का गठन किया है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय ने सोमवार को श्रीलंकाई शरणार्थियों की वापसी की सुविधा के लिए एक समिति नियुक्त की है दोस्तों, जो विशेष रूप से 26 साल लंबे जातीय संघर्ष के दौरान भारत भाग गए थे। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा दिए गए एक बयान के मुताबिक वर्तमान में 58,000 से अधिक श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में रह रहे हैं। इनमें से मात्र 3800 शरणार्थी ने स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है। चेन्नई में श्रीलंका के उप उच्चायुक्त कार्यालय इस कदम का समन्वय कर रहा है, जबकि श्रीलंका के आव्रजन और उत्प्रवास विभाग, न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालयों के मंत्रालय और रजिस्ट्रार जनरल के विभाग के अधिकारी समिति में है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान ने 20 साल में पहली बार आतंकी को अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, सीमा पार करने की कोशिश में हुआ था घायल, आप सभी को याद होगा दोस्तों इस आतंकी की कहानी। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान को लश्कर तैयबा के एक आतंकी का शव सौंप दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 20 सालों में पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि राजौरी में घुसपैठ के दौरान घायल फिदाइन उसका नागरिक था। हालांकि अब तक हर आतंकी घटना में वो इन्हें अपनाने से इनकार करता रहा है। पुंछ के चक्कादा बाग में LOC पर शव सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मृत फिदाइन का शव पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में ले लिया है दोस्तों। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली के सब्ज कोट गांव निवासी तबारक हुसैन ने पिछले महीने 21 अगस्त को राजौरी के नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इस दौरान वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के दौरान वो घायल भी हो गया था। उसके पैर और कंधे पर गोली लगी थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था और बीते 3 सितंबर को इलाज के दौरान सैन्य अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से आतंकी की मौत हो गई। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने उस आतंकी के शव को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है दोस्तों। और ये 20 साल में पहली बार हुआ है जब किसी आतंकवादी को पाकिस्तान ने अपना बताकर वापस लिया है दोस्तों। ऐसे में एक आतंकवादी को आतंकवाद देश एक्सेप्ट कर रहा है दोस्तों। पाकिस्तान के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या ही हो सकती है, जो भारत के बार बार कहने पर वही कार्य कर रहा है दोस्तों, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों।
छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है ऐसे में, और यही कारण है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की तो दूर की बात सोच तक नहीं सकता। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर चीनी राजदूत ने ट्वीट करके कही है ऐसी बात कि श्रीलंकाई तमिलों का फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, तमिलों के खिलाफ हुए युद्ध अपराधों पर चीन की तरफ से श्रीलंका का समर्थन करने के फैसले से श्रीलंकाई तमिलों में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा है। जाफना विश्वविद्यालय के तमिल छात्रों ने चीन के राजदूत कुई जेंगहोंग की तरफ से जिनेवा में होने वाले यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेशन में वॉर क्राइम्स पर मानव अधिकार हनन पर श्रीलंका के समर्थन में किए गए ट्वीट पर नाराजगी जाहिर किया है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान और रूस को किनारे करके अब निवेश के बहाने सऊदी अरब से गले मिलने को बेकरार है चाइना। जी हां दोस्तों, चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से पिछले दिनों कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। दोस्तों, ये आंकड़े साल 2022 के पहले 6 महीने के, और इन आंकड़ों से पता लगता है कि चीन जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट के तहत दूसरे देशों में जो निवेश कर रहा था उसमें भारी गिरावट आई है। वाणिज्य मंत्रालय की माने तो चीनी निवेश में 11.77% की गिरावट आई है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने इस साल रशिया, श्रीलंका और मिस्र जैसे देशों में निवेश नहीं किया है, बल्कि एक नया देश उसकी लिस्ट में टॉप पर आ गया है। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत का दोस्त सऊदी अरब है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भी फंडिंग में कमी आई है। भूटान यूनिवर्सिटी के ग्रीन फाइनेंस और डेवलपमेंट सेंटर की माने तो अकेला सऊदी अरब वो देश है जिससे सबसे ज्यादा चीनी निवेश मिला है। एक और खबर की बात करें जहां पर रशिया के तेल गैस आपूर्ति बंद करने के बाद चेक गणराज्य में सड़कों पर उतरे लोग। EU ने दे दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों, पूरे यूरोप और दुनिया को रशिया के यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूरोप में तो अर्थव्यवस्था रशिया के तेल गैस सप्लाई पर ही आधारित है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ रशिया ने यूरोप की तेल गैस आपूर्ति ठप कर दी है। दोस्तों, सदियों से पहले ही तेल गैस का भारी कीमत से यूरोप के देशों में लोगों की कमर टूट चुकी है। उन्होंने अपनी सरकारों से राहत की मांग लेकर बगावती तेवर अपना लिए हैं। सड़कों पर उतरकर वो रशिया से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में रविवार को गैस की ऊंची कीमतों के खिलाफ 70,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान के लिए बढ़ गई मुश्किलें, CPEC पर IMF ने उठाए फिर से सवाल। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर फिर से पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया है। IMF इसके पहले भी चीन की इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है। दोस्तों, अब एक ताजा विश्लेषण में उसने कहा है कि 2022 में CPEC के तहत हुए निवेश से पाकिस्तान में आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की कर्ज चुका पाने की क्षमता के लिए इससे नई चुनौतियां पैदा होंगी। पर्यवेक्षकों के मुताबिक इस समय IMF पर पाकिस्तान की जैसी निर्भरता है उसे देखते हुए शहबाज शरीफ के लिए IMF की सलाह को सिरे से ठुकरा देना संभव नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए हाल में कर्ज की एक किस्त को मंजूरी देने के बाद पाकिस्तान की सार्वजनिक एवं देशी कर्ज भुगतान की क्षमता के बारे में IMF ने एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर काबुल में रूसी दूतावास के पास बहुत बड़ा धमाका, 2 राजनयिकों समेत 20 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा बम धमाका हुआ है। दोस्तों, ये धमाका रूसी दूतावास के पास किया गया है। स्थानीय मीडिया के हवाले से सामने आई खबरों के मुताबिक हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, और बताया ये भी जा रहा है कि मृतकों में 2 रूसी राजनयिक भी शामिल है। इससे पहले 2 अगस्त को हेरात प्रांत की भीड़ भाड़ वाली गुजरगाह मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान धमाका हुआ था और इस विस्फोट में प्रमुख मौलवी मुजीब उल रहमान अंसारी व उसके सुरक्षा गार्डों समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। हेरात के पुलिस प्रवक्ता महमूद रसौली ने बताया था कि हमले में 23 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। जी हां दोस्तों, ऐसे में 18 लोगों की उस दिन मौत, कल 20 लोगों से भी ज्यादा की मौत दोस्तों, और उससे पहले इतनी मौतें हुई हैं अफगानिस्तान में, यानी कि दोस्तों अब मौतों की गिनती नहीं रह चुकी है अफगानिस्तान में। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और रशिया जैसे देश के राजनयिक मारे गए हैं दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या रूस इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगा दोस्तों या शांत बैठ जाएगा? जो भी आपको लगता हो जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। एक और खबर की बात करें जहां पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से करीब 1300 लोगों की मौत, बारिश की बड़ी संभावना है दोस्तों, साथ में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश और उत्तरी पहाड़ों में ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से आई बाढ़ में अब तक लगभग 1300 लोगों की जानें जा चुकी हैं दोस्तों। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में
में डायरिया और मलेरिया जैसी जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा और बढ़ गया है। विनाशकारी बाढ़ के कारण देश का 1/3 हिस्सा जलमग्न है। 3.3 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। पाकिस्तान की पहले से ही चरमराती अर्थव्यवस्था को 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है दोस्तों। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से बारिश का बड़ा अनुमान जताया है दोस्तों। ऐसे में एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ बारिश दोस्तों, क्या पाकिस्तान को उसके पापों की सजा मिल रही है दोस्तों? क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर गरजे अमित शाह जी, कहा हम सीना ठोक कर राजनीति करते हैं, बंद कमरे में नहीं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह जी ने सोमवार को मुंबई में पार्टी के सांसदों और विधायक के साथ बैठक की। ये बैठक आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर हुई, जिसमें 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। सूत्रों के अनुसार बैठक में अमित शाह जी ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद का वायदा नहीं किया था। अमित शाह जी ने कहा कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बीएमसी चुनाव में बीजेपी और असली शिवसेना गठबंधन का लक्ष्य 150 सीट जीतने का होना चाहिए। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में बीएमसी चुनाव में बीजेपी का जीतना तय है। जनता पीएम मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ है। अमित शाह जी ने बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया था बल्कि विचारधारा को धोखा दिया और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया। जी हां दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को सत्ता का लालच है। राजनीति में जो लोग धोखा देते हैं उनको सजा देनी ही चाहिए। बीजेपी के इस दिग्गज नेता ने कहा कि आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने कभी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। ऐसे में दोस्तों, अमित शाह जी के इन बातों का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या इन्होंने जो भी उद्धव ठाकरे को लेकर बातें कही है दोस्तों, क्या आप इनका समर्थन करेंगे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मिशन 2024 की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है दोस्तों। अमित शाह जी, नड्डा देखेंगे मंत्रियों की रिपोर्ट। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी की बड़ी बैठक 6 सितंबर यानी आज होगी। ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 4:30 बजे में होगी। जानकारों के मुताबिक बैठक में सांगठनिक और पार्टी की आगामी योजनाओं की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रहा होगा दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष बैठक में शामिल रहेंगे। एक और खबर की बात करें, जहां पर उधर बीजेपी की है तैयारी, तो इधर दोस्तों नीतीश कुमार को संयुक्त विपक्ष का पीएम कैंडिडेट क्या स्वीकार कर पाएंगे राहुल गांधी? कांग्रेस की मुश्किल क्या है दोस्तों, आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों में 2024 में पीएम पद का ख्वाब लगता है दोस्तों, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आपको बता दें, अपनी इसी सियासी महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंच गए दोस्तों और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से करीब 50 मिनट तक मुलाकात की। अब इस मुलाकात में क्या बातें हुई ये तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक सवाल बार बार सामने आ रहा है कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट स्वीकार करेगी? बिहार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जिस तरह से आज आवाज उठाई है, उससे इस बात के संकेत मिल गए हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आखिर नीतीश कुमार अपने आप को पीएम पद के उम्मीदवार सोच भी कैसे सकते हैं दोस्तों? क्या मोदी जी वाले क्वालिटी नीतीश कुमार में है? आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगली बार किसकी सरकार दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां ट्रोलर्स को अर्शदीप सिंह के माता पिता का करारा जवाब, कहा एक दिन यही ट्रोलर्स इनको सराखों पर बैठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। और इस हार के बाद अर्शदीप सिंह के बचाव में कई दिग्गज खिलाड़ी सामने आ चुके हैं और इन सब के बीच अर्शदीप सिंह के कल माता पिता ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी दोस्तों और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। अर्शदीप सिंह ने इस मैच में आसिफ अली का कैच छोड़ दिया था दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच खत्म करने का काम किया। हालांकि अर्शदीप सिंह ने ही आसिफ को आउट किया था, लेकिन तब तक मैच उनसे दूर जा चुका था दोस्तों। मैच के बाद सही अर्शदीप सिंह ट्रोल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
जिसके बाद उनके माता पिता अब सामने उतर कर आए हैं दोस्तों। उन्होंने अब जवाब दिया, कहा जो लोग अब आलोचना कर रहे हैं वही लोग आने वाले कुछ समय में अर्शदीप सिंह को सराखों पर बैठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अर्शदीप सिंह को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या गलतियां इंसानों से नहीं होती हैं दोस्तों? अगर एक कैच छूट भी गया तो क्या ऐसे में ट्रोल करना जरूरी है? आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।